हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस स्त्री को पति और माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है और सास ससुर को न समझने वाली स्त्रियों के साथ क्या होता है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। पूरा सुनने पर ही कहानी का सार समझ में आएगा। और हमेशा की तरह आज भी आपसे सादर निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने घंटी के बटन को यानी जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको जरूर दबाएं और उस पर लिखे हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह चैनल आपका अपना परिवार है, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी में बताया गया है कि कौन सी स्त्रियों के जीवन में पति का और माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस घर में 3 ही सदस्य थे, एक किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा। उस बच्चे का नाम था मोहन। अब दोनों पति पत्नी बच्चे का लालन पालन करते हुए बड़े ही आनंद की जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। वह बच्चा भी अब बड़ा हो गया तथा अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी करके वह अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर नौकरी की तलाश में शहर में जाता है और वहां पहुंचकर अपने लिए कोई काम तलाशता है। कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिलती है। मोहन अपनी पूरी लगन और मेहनत से उस कंपनी में नौकरी करने लगता है। शुरू में तो उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए जल्दी ही उसका प्रमोशन हो गया। मोहन की ईमानदारी और उसके काम को देखते हुए उस कंपनी ने उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया। अब उसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं था। वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। मोहन के माता पिता को लगा कि अब उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे। जब घर में बहू आ जाएगी तो हमें भी काम का सहारा मिल जाएगा। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी आपस में सलाह मशविरा करके अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपने बेटे के विवाह की बात करते हैं। लड़का पढ़ा लिखा था तथा अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे लड़की भी पढ़ी लिखी मिल जाती है और वे उसके साथ मोहन का विवाह कर देते हैं। उस लड़की का नाम था सपना। सपना बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और देखने में भी सुंदर थी। बहू के आने से मोहन के माता पिता भी खुश थे कि बहू बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगी और हमारा ख्याल रखेगी। मित्रों, हर माँ बाप को अपनी संतान से यही उम्मीद रहती है। अगर बहू और बेटा समझदार मिल जाए तो माता पिता का शेष जीवन आराम से बीत जाए। उधर किसान का पुत्र सुंदर पत्नी को पाकर बहुत खुश होता है
इस प्रकार चारों सदस्य मिलकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। एक दिन लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं कंपनी से 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। वह मेरी छुट्टी पूरी हो गई है। घर में रहते हुए 1 महीना बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। कल मेरी छुट्टी पूरी हो जाएगी और मुझे शहर जाकर अपना काम संभालना पड़ेगा। मित्रों, जब मोहन की पत्नी मोहन की इन बातों को सुनती है तो वह उदास हो जाती है। तब लड़का उसे समझाता है, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ समय वहां रहकर बीच बीच में गांव आता रहूंगा। इस प्रकार वह लड़का इतना कहकर चला जाता है। कुछ दिन के बाद वह फिर छुट्टी लेकर घर आता है। इस प्रकार वह नौकरी भी करता है और माँ बाप व पत्नी की खैर खबर लेने गांव भी आ जाता है। 6 महीने तक यही क्रम चलता रहता है। एक दिन लड़का अपने गांव अपने माता पिता के पास आ जाता है तो उसे उसकी पत्नी कहती है, मेरा तुम्हारे बिना इस गांव में मन नहीं लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि यह कैसे संभव है? यदि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? दिन पर दिन उन पर बुढ़ापा हावी हो रहा है। अब तो इन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें तो पता है कि नौकरी के कारण मैं तो घर पर नहीं रह सकता हूँ। माँ और पिताजी का तो अब तुम्हें ही ख्याल रखना पड़ेगा। पति की यह बात सुनकर सपना अपने पति पर भड़क उठती है। वह बोलती है, वाह रे वाह, आपको अपने माँ बाप की तो चिंता है, परंतु मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा समय कैसे कटता है यह तो मैं ही जानती हूँ। इसलिए या तो आप मुझे अपने साथ शहर ले चलिए। अगर आप मुझे शहर नहीं ले चलते हैं तो आप मुझे अपने माता पिता के घर छोड़ दीजिए। तब मोहन कहता है कि प्रिय, सोचता मैं भी ऐसा ही हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन पीछे सोचता हूँ कि मेरे माता पिता की देखभाल कौन करेगा, कौन उन्हें रोटी पानी का पूछेगा। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूँगा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उस लड़के ने ऐसा कह तो दिया कि मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूँगा, लेकिन अपने माता पिता से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा भी नहीं था कि वह अपने माता पिता से बहुत अधिक डरता था, बल्कि इसलिए कि वह अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसके बिना उन दोनों का इस संसार में था ही कौन? वह अकेला बेटा ही तो था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर पत्नी की नहीं सुनता है तो पत्नी नाराज हो जाती है और माँ बाप भी उसी के सहारे थे। इस तरह अगला दिन होता है। अगले दिन की सुबह वह अपने माता पिता के पास जाता है और पास जाकर माता पिता के पास बैठ जाता है। पिता ने देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत उलझन में दिख रहे हो, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक तो है ना, काम धंधा कैसा चल रहा है? अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर लड़का बोला, पिताजी
सब अच्छा चल रहा है, नौकरी भी अच्छी है, पगार भी ठीक मिल रही है और तो कोई दुख नहीं है। बस एक ही दुख है, भोजन समय से नहीं मिल पाता है, भोजन की दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। माँ जब बेटे के मुख से यह बात सुनती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है कि मेरा बेटा सारा दिन कंपनी में नौकरी करता है और सारा दिन काम धंधा करने के बाद उसे अच्छे से भोजन भी नहीं मिलता है। यह सुनकर उस लड़के की माँ कहती है कि बेटा, पेट के लिए ही तो सब काम होते हैं। आदमी नौकरी करता है, सोचता है कि 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें समय पर भोजन नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है? साफ साफ बताओ। तब मोहन कहता है कि माँ, फैक्ट्री में काम करते करते इतना थक जाता हूँ कि शाम को भोजन पकाने की इच्छा भी नहीं होती है। कई बार तो भूखा ही सो जाता हूँ। लेकिन माँ, तुम चिंता मत करो, अब तो मुझे आदत भी पड़ गई है। तब माँ कहती है कि पुत्र, चिंता की तो बात ही है, हम तो आराम से रह रहे हैं और बेटे को 2-2 दिन भोजन भी ना मिले। इस तरह तो तू बहुत ही कमजोर हो जाएगा। मित्रों, थोड़ा सोचने के बाद माँ कहती है, बेटा, तू बहू को भी अपने साथ ले जा, वह साथ में रहेगी तो तेरे भोजन की समस्या नहीं रहेगी। मित्रों, चाहता तो वह भी ऐसा ही था, लेकिन अपने माता पिता का मन रखने के लिए अपनी माँ से बोला, माँ, यदि मैं सपना को अपने साथ शहर में ले जाऊंगा तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तो माँ कहती है, पुत्र, तू हमारी चिंता मत कर, अभी तो मेरी हड्डियों में बहुत ताकत बची है, मैं अपना और तेरे पिताजी का ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तुझे अभी हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बहू को अपने साथ ले जा और शहर में जाकर तुम दोनों प्रेम से रहना। मित्रों, इस प्रकार वह लड़का अपनी पत्नी को शहर ले जाता है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। इसी प्रकार शहर में रहते हुए उन पति पत्नी को कई साल बीत गए। अपने पति के साथ वह लड़की बहुत खुश रहती थी, ना कोई रोक टोक थी और ना ही किसी बात की पाबंदी, बस आराम से जिंदगी निकल रही थी। मित्रों, एक दिन लड़का अपनी कंपनी में था, तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है और थोड़ी देर के बाद जब फोन कट जाता है तब उस लड़के ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि सपना, अभी मेरे पास माँ का फोन आया था और वे कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है, क्या मैं माँ को लेने गांव चला जाऊं? मित्रों, पत्नी जब अपने पति के शब्दों को सुनती है तो कहती है कि हर महीने की वेतन से अपने माता पिता को पैसे भेजते रहते हो और गांव की जमीन भी उनके पास है, वो पैसे भी उनके पास ही है, उनके पास पैसों की क्या कमी है जो तुम अपनी माँ को लेने गांव जाओगे? तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, उनके कपड़ों का खर्चा है, शहर में रहते हैं तो कई खर्चे होते हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ का खर्चा। मैं तो कहती हूँ कि माँ को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, इस प्रकार उस स्त्री ने तमाम तरह की बातें अपने पत्नी को सुना डाली। लड़के ने
अपनी पत्नी से कहा कि सपना, ये तुम क्या कर रही हो, जरा सोचो। माँ के फोन करने के बाद भी उसे लेने नहीं गया तो दुनिया मुझे गाली देगी, कहेगी कितना नालायक बेटा था। माँ ने फोन करके बताया लेकिन बेटा लेने के लिए नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, दुनिया मुझ पर थूकेगी कि अपनी माँ के लिए बेटा एक दिन भी समय नहीं निकाल पाया। ऐसी नौकरी किस काम की? माँ बाप के जीवन से बढ़कर नौकरी नहीं हो सकती। लड़के ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। काफी समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी तो आखिर में वह लड़का अपनी पत्नी से बोला, सुनो, तुम्हें बुरा लगे या भला, तुम मेरे साथ में रहो या ना रहो, लेकिन मैं अपनी बीमार माता को तेरी इन बातों से अनदेखा करने वाला नहीं हूँ। मैं तो उन्हें लेकर ही आऊँगा। पति के वचनों को सुनकर पत्नी बोली, मुझे पता है तुमको आज जो तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम वो पैसे अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर अपनी माँ को देने जा रहे हो। हाथ में 2 पैसे आते ही तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाती है, लेकिन पत्नी की याद नहीं आती। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे गले का एक हार दिला दो, वो तुम्हें याद नहीं रहा। मैं कहीं जाने के लिए कहती हूँ, वो तुम्हें याद नहीं रहता। मेरे कहीं जाने के समय 1000 काम याद आ जाते हैं। मेरे लिए तुम्हारे पास छुट्टी वाले दिन भी समय नहीं रहता है। और माँ ने एक फोन क्या कर दिया, तुरंत जाने को तैयार हो गई। यदि तुम अपनी माँ को लाना चाहते हो तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारी माँ मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। अगर दवा दिलानी है तो सीधे हॉस्पिटल से ले जाना और इलाज कराकर वापस गांव में ही छोड़ आना। मेरे घर में तुम्हारी माँ को लाने की भूल से भी गलती मत कर देना। गलती से भी माँ को मेरे घर ले आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, लड़का जब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वह क्रोध से भर जाता है। साथ ही उसे हैरानी भी होती है। सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी को बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन इसके अंदर तो मेरी माँ के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। यह मेरी माँ से कितनी नफरत करती है। और इस प्रकार सोचते सोचते उस लड़के की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सोचता है कि जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे हवाले कर दिया, जिसने एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पर पहुंचाया, जिस माँ ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दी और अभी भी दिन रात मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र करती रहती है। बुढ़ापा है, बूढ़ी है, हाथ पांव भी नहीं चलते, फिर भी लगी रहती है हमारे लिए धन जोड़ने में। कभी भी मुझे गांव से खाली हाथ नहीं आने देती है। कभी कुछ देती है तो कभी कुछ। हर समय उसे मेरी और मेरे बच्चों की चिंता लगी रहती है। कभी उसने मुझसे 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा। कितनी अच्छी माँ है मेरी। और मेरी पत्नी उस माँ के लिए कह रही है कि तुम्हें तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके अपनी माँ के पास पैसे देने जा रहे हो। जिस माँ ने मुझे कमाने लायक बनाया, क्या उसका मेरी तनख्वाह में जरा भी हिस्सा नहीं है?
लड़का सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी को पहचानने में बड़ी भूल कर दी है। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर मेरी माँ के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। एक बेटे को अपने माँ बाप से ही जुदा कराना चाहती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ही रोक रही है। धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। इससे तो अच्छा था मेरा विवाह ही नहीं होता। मित्रों, काफी देर तक लड़का अपनी पत्नी के इस प्रकार के व्यवहार पर सोचता रहा और अफसोस करता हुआ वहां से निकल जाता है। मित्रों, उधर मोहन की पत्नी घर में बैठ जाती है और अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने अपने पति को इतना सुना दिया है, इतना धमका दिया है, अब तो वह अपनी माँ के पास जाने की सोचेगा भी नहीं। आज तो मेरे पति को तनख्वाह मिली होगी, वे पैसे घर ले आएंगे और आज तो मैं जी भर कर शॉपिंग करूंगी। मित्रों, वह स्त्री मन ही मन बहुत खुश होती है। इस प्रकार इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन मोहन अपने घर नहीं आता है। जब 10 बजे तक भी मोहन घर नहीं पहुंचा तो पत्नी को भी चिंता होने लगी कि मोहन अभी तक घर क्यों नहीं आया, कहीं वो अपनी माँ को लेने तो नहीं चला गया। मित्रों, सपना यह सोच रही थी, तब सपना के फोन पर किसी नए नंबर से फोन आता है। सपना ने फोन उठाया और पूछा कि कौन बोल रहे हो, तो उधर से आवाज आती है, सपना, मैं मोहन बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति। उसकी आवाज सुनते ही सपना ने पूछा, आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। तब मोहन बोला, सपना, मैं माँ को लेने गांव गया था, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अभी मैं माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठा हूँ और डॉक्टर साहब के फोन से तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि अस्पताल से माँ को दवा दिलवाकर सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मित्रों, पत्नी जब पति की इन बातों को सुनती है तो कहती है, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था, फिर भी तुम अपनी माँ को यहाँ ले आए। मैंने तो कहा था कि माँ को लाओ तो हॉस्पिटल से दवा दिलवाकर सीधा गांव भेज देना। मेरे मना करने के बाद भी तुम माँ को लेकर यहाँ चले आ रहे हो, फिर तुम माँ को यहाँ क्यों ले आ रहे हो? तब लड़का कहता है, सपना, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था कि माँ को दवाई दिलवाकर सीधा गांव छोड़ दूंगा, लेकिन क्या करूं, हॉस्पिटल में टाइम लग गया और गांव जाने वाली आखिरी बस भी यहाँ से चली गई, इसलिए माँ को लेकर घर पर ही आ रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि जब मैं माँ को घर पर लाऊं तो उस समय तुम उल्टी सुल्टी हरकत मत करना और तुम चिंता मत करो। एक रात की बात है, एक रात तुम जैसे तैसे करके काट लो, कल सुबह माँ को उनके घर छोड़ आऊंगा। पत्नी के इन शब्दों को सुनकर पत्नी फोन पर ही बोली, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में मना किया था, तुम फिर भी लेकर आ गई और अब तुम माँ को लेकर घर आ रहे हो। तब वह लड़का बोला, तो क्या हो गया, एक रात की ही तो बात है, सुबह मैं माँ को घर छोड़ आऊंगा। तो पत्नी बोली, मैं घर का मेन गेट खुला छोड़ती हूँ
और मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। तुम अपनी माँ को अपने कमरे में ही ले जाना और सुबह गांव छोड़ देना। मैं उस बुढ़िया का मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। तब लड़के ने कहा, तुम ऐसा करना, जब माँ घर आए तो उनके पैर छू लेना, बस इतना कर लेना और कुछ मत करना। तब वह पत्नी बोली, ठीक है, तुम ज्यादा कह रहे हो तो मैं पैर छू लूंगी, लेकिन उनसे बात नहीं करूंगी। तब लड़का कहता है कि ठीक है, तुम पैर छू लेना तो मेरी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। बोलना भले ही मत। तब उसकी पत्नी बोली, ठीक है। मित्रों, कुछ समय बाद वह लड़का अपनी माँ को लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि सपना, बाहर आओ। देखो, माँ आ गई है। मित्रों, जैसे ही वह बहू उसकी माँ के पैर छूने पहुंची और जैसे ही उसने माँ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सपना उस माँ से जाकर लिपट गई और बोली, अरे यह तो मेरी माँ है। अपनी माँ को देखकर वह खुशी से गदगद हो गई और अपने पति से कहने लगी, तुम तो कह रहे थे मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ बीमार है और उसे लेने तुम गांव जा रहे हो। लड़का बोला, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ। मैं तो केवल माँ कह रहा था। मैं तो दोनों माँओं को एक समान मानता हूँ। ये भेद तो तू करती है कि ये तेरी माँ है और यह मेरी माँ है। मैंने तो कभी दोनों माताओं में भेद नहीं किया। अब तुझे अपनी माँ नजर आई तो उसे गले से लिपट गई और तेरी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मेरी माँ का नाम सुनते ही तेरे आंखों में क्रोध सा गया। जैसी तू मेरी माँ के साथ व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार मैं तेरी माँ के साथ करूं तो तुझे कैसा लगेगा? तू उस माँ से इतनी नफरत करती है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे दान कर दिया। तू मेरी माँ को बात बात पर गाली देती है, मेरी माँ के लिए उल्टा सीधा बोलती है। तू मेरी माँ को डायन कहती है। मेरी माँ तेरी नजर में माँ नहीं है, वो एक बुढ़िया है। तो सोच, डायन तो तेरी माँ होनी चाहिए जिसने अपनी कोख से नालायक और दुष्ट लड़की को जन्म दिया है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, चाहे तेरी माँ हो या मेरी माँ हो। मैंने दोनों माताओं में कभी फर्क नहीं किया है, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि तेरी वजह से तेरी माँ कलंकित हो। मैंने दोनों माताओं में कभी कोई भेद नहीं किया, लेकिन तेरे अंदर यह भेद बैठा हुआ है कि यह मेरी माँ है, यह तेरी माँ है। तूने अपनी माँ को देखा तो तेरे अंदर प्यार उमड़ आया, तेरी आंखों में आंसू आ गई। तू अपनी माँ के सीने से लिपट गई। एक बात सोच कर देख, जब तेरी माँ तुझसे प्रेम करती है तो तुझे अच्छा लगता है और तू एक बेटे से मिलने एक माँ को रोकती है। मैं अपनी माँ को कुछ देना चाहूँ तो तू देने नहीं देती और तू हर बार अपनी माँ को
छुप छुप कर देती हैं। तू सोचती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपनी माँ के लिए ले जा रही है। अगर देखा जाए तो तेरा धर्म नहीं है अपने पति के घर से कुछ देने का, फिर भी तू अपनी माँ को कुछ न कुछ देकर आती है। मुझे सब पता है, लेकिन मैंने कभी तुझे ऐसा करने से नहीं रोका। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों मेरी मेहनत की कमाई का हिस्सा अपने माँ बाप के घर में ले जाती हो? ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मैंने ऐसा कभी तुमसे नहीं बोला, क्योंकि मैं समझता हूँ माँ तो माँ होती है और मेरा धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने कुटुंब को साथ लेकर चलना। वो सब देखकर तेरी छाती जल जाती है। तेरे भाई को कभी 1,00,000-2 लाख की जरूरत पड़ती है तो तू अपने भाई की तरफ से खुद प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे भाई को जरूरत है, कुछ दिनों में लौटा देगा। मैं हूं ना, मैं लौटा दूंगी। लेकिन यदि कभी मेरे भाई को जरूरत पड़ी, जिसकी विपत्ति के समय मदद करना मेरा परम कर्तव्य है, अगर मैं अपने भाई की विपत्ति के समय मदद करने की कोशिश करूं तो तेरे कलेजे पर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और घर में रात दिन कलेश पैदा करती है। मैं तेरे को पूछना चाहता हूँ कि जरा अपने कलेजे पर हाथ रखकर बता, क्या यह तेरा व्यवहार ठीक है? मित्रों, इस प्रकार मोहन ने यह सब बातें बोल दी और उसकी पत्नी शर्म से सिर झुकाए यह सब सुनती है। फिर पत्नी ने कहा, पियाजी, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। तुम मेरे गांव जाकर मेरी बीमार माँ को लाए, इन्हें दवा दिलवाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लड़का बोला, आज मैं तेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ तो तुझे अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार जब तू मेरी माँ की सेवा करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब उस लड़के की पत्नी ने कहा, पियाजी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मेरी समझ में आ गया है कि आप मेरे माता पिता का इतना सम्मान करते हो, मेरी माँ की इतनी इज्जत करते हो, इतना सम्मान करते हो। फिर मोहन बोलता है, अरे पगली, माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूर्त होती है। मुझे एक बात बता, तेरी माँ मुझे प्रेम करती है और मेरी माँ भी मुझे प्रेम करती है, पर तुझे तेरी माँ का तो प्रेम नजर आ जाता है, लेकिन मेरी माँ का प्रेम तुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि उस प्रेम को महसूस करने के लिए खुद के अंदर भी प्रेम की भावना होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, तो उसे माँ की ओर से आता हुआ प्रेम उसे नजर नहीं आएगा। पिता की ओर से आता हुआ प्रेम भी उसे नजर नहीं आएगा। तब मोहन की पत्नी ने कहा कि पियाजी, मैं उस गलती के लिए दोनों कान पकड़ती हूँ। आज तक मैंने जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं था। अब मैं कभी तेरी मेरी नहीं, और हम कल ही माँ और पिताजी के पास गांव चलेंगे। काफी दिन से हम गांव नहीं गए हैं।
माँ और पिताजी कैसे होंगे, मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी। मैंने तुम्हें माँ और पिताजी से ठीक से बात नहीं करने दी। तब मोहन कहता है, नहीं, कल हम ससुराल चलेंगे, पहले इस माँ को विदा करेंगे, उसके बाद हम उस माँ के पास चलेंगे। इस प्रकार अगले दिन वो दोनों पति पत्नी पहले लड़के की माँ के पास उसके घर पहुंचाते हैं और अगले दिन वो पत्नी पति को लेकर दूसरी माँ के पास पहुंचती है। वह घंटों तक उस माँ की गोद में लेटकर रोती रहती है। उस दिन सपना का हृदय निर्मल हो गया था। जब सपना के मन से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है तो उसकी सासू माँ के चेहरे में अपनी माँ नजर आती है और सास को भी अपनी बहू में अपनी बेटी नजर आती है। उस दिन से सास बहू दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता बन जाता है। प्यारे मित्रों, कहानी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक सबक दे जाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे के माता पिता को कभी पराई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब दोनों माँ बाप की संतानें एक हो जाती हैं तो संतानों के लिए भी चाहिए कि दोनों के माँ बाप को एक ही नज़र से देखें। जो स्त्री और पुरुष अपने सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं समझते हैं, वे अपने माँ बाप के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। सगे माँ बाप की तरह सास ससुर को समझना चाहिए और जो पत्नियां अपने पति के माँ बाप के साथ अपने माँ बाप के जैसा व्यवहार नहीं करती हैं, निश्चित रूप से उन्हें अगले जन्म में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। उनसे यह शरीर छीन लिया जाता है। जो स्त्री पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसके जीवन में चाहे कितने ही जन्म ले, कभी पति का सुख नहीं मिलता है। अक्सर कुछ स्त्रियां अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को खूब चाहती हैं और अपने पति के माता पिता और भाई बहनों के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी सद्गति नहीं मिलती है। शादी के बाद लड़की की पति की हर चीज अपनी हो जाती है। जो पति की अपनी होती है, माँ बाप भाई बहन ये पति के अपने होते हैं, उस हिसाब से ये पत्नी के भी अपने ही हुए। जो इनमें भेद करती है वह अपने जन्म को व्यर्थ गंवाती है। जो स्त्री इस जन्म में पति पाकर भी उसे छोड़ देती है, उसे दुख देती है, उसे कई जन्मों तक पति का साथ नहीं मिलता है। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें तथा एक बार फिर आपसे प्यार भरा निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार पधारे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।